तो फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटे से घर के अंदर दो भाइयों को देख पाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है पेड्रो। तभी उनके पास वाले जंगल में से गोलियों के चलने की आवाज सुनाई देती है। इस पर ये जंगल में जाने का फैसला करते हैं। आखिरकार क्या मसला है, इतनी रात में गोलियां क्यों चल रही है? तभी उसका भाई कहता है कि इतनी रात में जंगल में जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही होती है, ये दोनों भाई अपने साथ में गन और अपने डॉग को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ पर छानबीन स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान इनको एक लाश मिलती है जिसको बीच में से काट दिया गया था। लाश को देखकर पेड्रो को भाई जमींदार के ऊपर डाउट होने लग जाता है, क्योंकि ये जमीन उसी की थी और इस आदमी को उसी ने मारा होगा। लेकिन लाश को देखकर लग रहा था कि यह किसी इंसान का काम नहीं है। तभी इनको लाश के पास में से एक सूटकेस मिलती है। उसमें काफी अजीबोगरीब सामान पड़ा हुआ था और एक नक्शा भी था जिस पर एक जगह का निशान लगाया हुआ था। शायद यह आदमी वहाँ पर जाना चाहता था। उस निशान को देखकर पेड्रो समझ जाता है कि यह पास ही में रहने वाली एक लेडी का घर है। इसलिए अब ये दोनों भाई उस लेडी के घर पे जाने का फैसला करते हैं, ताकि इस पूरे हादसे के बारे में उनको पता लग सके और इस मरने वाले आदमी के बारे में भी कि आखिर ये कौन था। अब उस लेडी के घर में पहुंचकर उस आदमी के बारे में पूछने पर उनको पता चलता है कि वो आदमी एक क्लीनर था, यानी कि प्रीस्ट, जिसको इस मूवी के अंदर क्लीनर कहा गया है, जिसका काम होता है इविल और बुरी आत्माओं को यहाँ से भगाना। वो लेडी कहती है कि मैंने उस क्लीनर को अपने घर पे बुलाई थी ताकि वो मेरे बड़े बेटे को खत्म कर सके, क्योंकि मेरा बेटा काफी टाइम से रोटन बन चुका है, यानी कि उसका पूरा जिस्म सड़ चुका है, फूल चुका है। दरअसल उस लड़के को किसी बुरी ताकत ने कब्जा कर लिया था, जिस वजह से उसका जिस्म काफी मोटा हो गया और उसकी बॉडी रोटन बन चुकी है। वो सिर्फ बिस्तर पे पड़ा रहता है। इविल उस इंसान को जब तक तड़पाता रहेगा उसको कोई क्लीनर या नॉर्मल पर्सन आकर जान से ना मार दे। अगर किसी नॉर्मल पर्सन ने इसको खत्म कर दिया तो वो इविल आत्मा उस मारने वाले इंसान और उसके आसपास जितने भी लोग मौजूद थे, यानी कि फैमिली वगैरह, उसको भी परजस्ट कर उनको भी जान से मार सकती है। गुस्से में आकर पेड्रो रोटन की माँ से पूछता है कि अभी तक आपने इसके बारे में कंप्लेन क्यों नहीं की, जिस पर वो लेडी कहती है कि मैंने 1 साल पहले पुलिस में खबर की थी और तब से लेकर आज तक मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी कि कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। लेकिन वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए ये दोनों भाई पुलिस को बताने के लिए निकल पड़ते हैं पुलिस स्टेशन में। लेकिन उल्टा पुलिस उनसे ही सवाल जवाब करने लग जाती है। बातों बातों में पेड्रो का एक पुलिस वाले से बहस शुरू हो जाती है। ये देखने के बाद में पेड्रो को भाई उसको रोकता है। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि हम इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते, पहले हमें हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर खबर करनी होगी कि ये रोटन है या फिर उसके कोई बीमारी की वजह से उसकी ये हालत हुई है, और उस क्लीनर को किसने मारा है ये हमें तभी पता चल पाएगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पर वो दोनों भाई जमींदार का नाम लेते हैं, क्योंकि क्लीनर की लाश जमींदार की जमीन के ऊपर मिली थी। इसके बावजूद भी पुलिस उनकी मदद करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उनके पास में कोई भी ठोस सबूत नहीं था। अब इसलिए यह दोनों भाई जमीन के मालिक से मिलते हैं और उनको रोटन और उस क्लीनर की लाश के बारे में बताते हैं जो उसकी जमीन पे मिली थी। जमीन के मालिक की बातों से हमें पता चलता है कि हर कोई उस पर डाउट क्यों कर रहा है। दरअसल रोटन की फैमिली जबरदस्ती जमींदार के मालिक की जमीन के ऊपर रह रहे हैं और उसके जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे सभी को लग रहा है कि जमींदार उस क्लीनर को जान से मार दिया ताकि वो रोटन के घर पे ना पहुंच पाए और रोटन इसी हालत में रहे। लेकिन यह जमींदार का मालिक नहीं कोई और है जो इन सब के पीछे था। वो नहीं चाहता था कि क्लीनर रोटन के घर पे पहुंच पाए और उसको जान से मार दे, लेकिन जमीन के मालिक को रोटन वाली बात पे यकीन नहीं होता और उसको लग रहा होता है कि यह कोई साजिश है उसकी जमीन पर अतिक्रमण करने का। इसी चीज में गुस्से में आकर जमींदार रात को रोटन के घर पे चला जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन रोटन की माँ ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो क्लीनर नहीं था, वो एक आम आदमी था। अगर उसने रोटन को जान से मार दिया तो रोटन जमीन के मालिक और रोटन के फैमिली वालों को कब्जे में कर लेगा, यानी कि परजस कर लेगा और उनको भी तड़पा तड़पा के मार सकता है, क्योंकि रोटन के अंदर जो भी इविल आत्मा है वो लोगों के अंदर के डर को महसूस कर सकती है और उसको वो अपने हथियार की तरह यूज करती है, उनको अपने कंट्रोल में ला सकती है। जब जमीन के मालिक उसको जान से मारने वाला होता है तभी रोटन उसको जान से मारने को बोलता है ताकि वो आजाद हो सके। रोटन के अंदर जो इविल था वो कहता है कि मार दो मुझे ताकि बाद में तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्चा पल रहा है मैं उससे जन्म ले सकूं और अपने कब्जे में कर लूं। लेकिन यहाँ पर जमीन के मालिक बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल करता है और बाहर आके अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग जमींदार की वाइफ पेड्रो उसके भाई को लेकर वहाँ पे आ जाती है, लेकिन अब तक जमींदार ये ठान चुका था कि वो रोटन की बॉडी को यहाँ से कहीं दूर लेकर चला जाएगा। इस पर वो पेड्रो उसके भाई की मदद मांगता है। अब काफी सोचने के बाद में पेड्रो उसका भाई बांध जाते हैं, इसलिए अब ये रोटन की भारी भरकम शरीर को जैसे तैसे उठाकर अपने ट्रक के अंदर लोड कर लेते हैं और उसको यहाँ से काफी दूर ले जाने का फैसला करते हैं।
मतलब कि उसको ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर आने के बाद में तभी इनके गाड़ी के सामने एक स्कूल का बच्चा आ जाता है, लेकिन टाइम रहते जमींदार के मालिक गाड़ी को संभालता है, जिस वजह से उस बच्चे की जान बाल बाल बचती है। फिर काफी दूर आ जाने के बाद में रोटन की बॉडी को फेंकने के लिए ये अपनी गाड़ी को जैसे रोकते हैं और अपनी गाड़ी के पीछे जाके जैसे देखते हैं एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोटन की बॉडी नहीं थी, जिससे इन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि बीच रास्ते में यह जिस बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी में ब्रेक लगाई थी तभी रोटन की बॉडी वहाँ पर गिर गई होगी। ये तो चाहते यही थे कि रोटन की लाश को ठिकाने लगा दे। अब ये काम हो जाने के बाद में ये सभी अपने अपने घर के अंदर आ जाते हैं। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग जमींदार की वाइफ अपने घर के बाहर जैसी आती है एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके घर के बाहर बहुत सारी बकरियां आ चुकी थी, जो कि काफी अजीब था और वे जोर से चलाने लग जाती है। अब उसके जमींदार बाहर भागता हुआ आता है, तभी उसकी वाइफ एक बकरी की तरफ इशारा करती हुई कहती है कि देखो कितना अजीब है, जो कि काफी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। और उसको ऐसा करता हुआ जमींदार भी नोटिस कर लेता है। उसको देखकर साफ साफ लग रहा था कि इसके ऊपर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है। अब ये देखने के बाद में जमींदार गुस्से में आकर उसके ऊपर गन तान देता है और उस शैतान को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन बकरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वे यही चाहता था कि वे उसको जान से मार दे। और इस बार जमींदार मालिक अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, वे उस बकरे को शूट करके जान से मार देता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना था। तभी वो शैतान जमींदार की वाइफ के ऊपर समा जाती है। वे एक कुल्हाड़ी लेके जमींदार और अपने आप को खत्म कर लेती है और एक ही पल में जमींदार की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। फिर वहीं हम पेड्रो उसके भाई को देख पाते हैं जो अपने घर के अंदर थे। तभी वहाँ पर रोटन का भाई आ जाता है और उसको अपने साथ रहने को बोलता है। साथ साथ वो उनको जमीन के मालिक के साथ में जो जो हुआ वे सब बता देता है। इस पर पेड्रो को भाई को उसके ऊपर डाउट होने लग जाता है, शायद इविल ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। लेकिन पेड्रो उसके बारे में सोने को बोलकर यहाँ से जाने को बोलता है। अब वे जाने से पहले बच्चा उनको कहता है कि तुम बिजली की चीजों से दूर रहना, आपके लिए अच्छा होगा। आखिरकार लड़के ने ऐसा क्यों कहा इसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। फिर इसके बाद में कहीं न कहीं पेड्रो उसके भाई को आने वाली खतरे के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो सुबह ही अपने घर को छोड़ने का फैसला करते हैं। साथ ही साथ पेड्रो अपने भाई से कहता है कि हम अपने साथ में कुछ भी सामान लेकर नहीं जाएंगे, ताकि हमारे साथ में कोई भी ऐसी चीज साथ में ना चली जाए जिसके अंदर उस शैतान का साया मौजूद हो। इसलिए अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी होती है पेड्रो अपने भाई के साथ में वहाँ से निकल पड़ता है। वे अपनी वाइफ के घर पे जाता है और अपने भाई को अपने मम्मी के पास में भेज देता है तैयार होने के लिए। फिर इसके बाद में पेड्रो अपनी वाइफ के घर में जाके सबसे पहले अपने कपड़े को उतारने लग जाता है और अपनी वाइफ को काफी समझाने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। लेकिन उसकी वाइफ कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी और उल्टा वे पेड्रो के ऊपर चलाने लग जाती है, यानी कि भड़क जाती है। वहीं पर हम उनके डॉगी को देख पाते हैं जो पेड्रो के कपड़े को चाट लेता है। तभी वहाँ पर पेड्रो आके अपने कपड़े को जला देता है, लेकिन इसके ऊपर उसकी वाइफ बहस करने लग जाती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी जिंदगी के अंदर वापस क्यों आ गए। और उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी हम पेड्रो की एक्स वाइफ की बेटी को देख पाते हैं जिसके ऊपर उसका डॉग हमला कर देता है और अपने साथ घसीट के घर से बाहर ले जाता है। अब ये सब देख कर उसका भाई जोर जोर से चलाने लग जाता है। दरअसल पेड्रो के कपड़े जलाने से पहले उसके डॉग ने उसको चाट लिया था, जिस वजह से वह प्रजस हो गया और ये अपने भेस के अंदर इतने व्यस्त थे कि उनको अपनी बेटी की आवाज सुनाई ही नहीं देती। ये देखने के बाद में पेड्रो की एक्स वाइफ का हस्बैंड को काफी गुस्सा आता है और वे अपने साथ में गन लेकर उस डॉग को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अब ये देखकर पेड्रो उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए पर उस डॉग के ऊपर गोली मत चलाना, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन उसके सामने जैसे ही डॉग आता है तभी वह उस डॉग को शूट करके जान से मार देता है। अब ये देखने के बाद में पेड्रो बहुत ही दुखी होता है और परेशान हो जाता है कि आखिरकार किसी को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं होता। उसको जो नहीं करना था वो उसने कर दिया। अब उसे पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वे अपने घर के अंदर जैसे आता है तभी वे एकदम से दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी बेटी अभी भी जिंदा थी और वे वापस लौट के आ गई और वे अपनी मोम के साथ में खेल रही है। और वे अपनी मोम के कान में कहती है कि अभी पापा गाड़ी लेके आएंगे और तुमको जान से मार देंगे, जो कि काफी अजीब था। अब ये सुनने के बाद में पेड्रो काफी घबरा जाता है और अपने दोनों बेटों को लेकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। अब इससे पहले कि ये दोनों वहाँ से निकल पाते तभी वहाँ पर पेड्रो का एक्स वाइफ का हस्बैंड आ जाता है जो अपनी गाड़ी से सीधा अपनी वाइफ को कुचल देता है और ये देखकर वे काफी दंग रह जाता है। लेकिन उसकी बेटी इन सबसे घबराती नहीं, क्योंकि वह परजस हो गई थी। अब ये देखने के बाद में पेड्रो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता है और सीधा पहुंच जाता है अपनी मॉम के घर के पास में, जहाँ पर उसका भाई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद में पेड्रो अपनी माँ और भाई को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है सिटी की तरफ। रास्ते में पेड्रो का बेटा अपनी दादी माँ से पूछता है कि आखिरकार परजेशन क्या होता है, क्या ये कैसे काम करती है। इसके ऊपर दादी
माँ कहती है कि प्रदर्शन होने के 7 नियम है। पहला नियम कि आपको बिजली की चीजों से दूर रहना है, और यह बात लोटन के भाई ने भी कही थी। और दूसरा नियम है कि जानवरों से हमेशा दूर रहना जो अजीबोगरीब हरकतें करते हो, और उस इंसान की कोई भी ऐसी चीज को यूज मत करना जो उसको सबसे ज्यादा प्यारी हो। और चौथा नियम होता है कि उन्हें कभी भी तकलीफ ना पहुंचाए। और पांचवा नियम होता है कि कभी भी हमें शैतान का नाम नहीं लेना चाहिए। प्रदर्शन हुए इंसान को कभी भी गन से शूट नहीं करना चाहिए। और अब आखिरी होता है कि कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, ताकि वह मौत ही क्यों ना हो। तभी पेड्रो का दूसरा बेटा, जिसको एक रेशे में बीमारी होती है जिस वजह से वह बोल नहीं सकता और ना ही हिल डुल सकता है, तभी वो अचानक बोल पड़ता है और ईविल का नाम लेने लग जाता है। लेकिन वे इसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद में वे एक गैस स्टेशन पे जाते हैं, लेकिन उनके पास में पैसे ना होने की वजह से वे आइसक्रीम नहीं ले पाते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी पेड्रो की वाइफ की कॉल आने लग जाती है जो उसके बेटे के पास में थी। अब ये देखने के बाद में पेड्रो एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस तरह कार ने उसे कुचला था वैसे लगता तो नहीं वे जिंदा बच पाएगी। इसके बावजूद भी पेड्रो अपनी वाइफ का कॉल उठाता है, जिसमें उसकी वाइफ पेड्रो को भला बुरी कहती है और वे ये भी कहती है कि वे अपने बेटे को लेने जरूर आएगी। अब ये सुनकर पेड्रो काफी परेशान हो जाता है और अपना फोन नीचे फेंक कर तोड़ देता है और रोने लग जाता है। अब उसकी ये कंडीशन देखकर उसका भाई उसको समझाता है, उसको शांत करवाता है, लेकिन यह लोग टाउन से काफी दूर आ चुके थे और इनके पास में रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था और ना ही अब इनके पास में कोई पैसे है। इस पर पेड्रो का भाई कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर में एक मिर्था नाम की एक लेडी रहती है जिसको मैं जानता हूँ और वे हमारी मदद कर सकती है और कुछ पैसे भी दे सकती है। इसके बाद में ये सभी मिर्था के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब आखिरकार ये सभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं जो पहले एक सेमन हुआ करती थी। पेड्रो का भाई मिर्था से बात करता है और अपनी सभी सिचुएशन बता देता है कि वे अपने घर को क्यों छोड़ के आए। इस पर मिर्था उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनको आज रात यहीं पे रुकने को बोलती है क्योंकि बैंक बंद हो चुकी है और वे कल ओपन होगा। इसके बाद में पेड्रो की माँ और उसका छोटा बेटा घर के अंदर सो जाते हैं। वहीं पेड्रो और उसका भाई घर के बाहर बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये दोनों भाई एक दूसरे को कितने ज्यादा प्यार करते हैं। फिर इसके बाद में पेड्रो अपने बेटे के पास में जाके कार के अंदर सो जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही खराब थी। आधी रात होने के बाद में हम पेड्रो की वाइफ को देख पाते हैं, वो अपने छोटे बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाने लग जाती है, लेकिन ये पेड्रो की मॉम देख लेती है और वे समझ जाती है कि ये पेड्रो की वाइफ नहीं है, इसलिए वे फौरन ही अपने बेटे को बुलाती है। लेकिन उनको काफी देर हो चुकी थी। पेड्रो की वाइफ बालकनी से नीचे कूद जाती है। इसके बाद नीचे जाकर जैसे चेक करते हैं, लेकिन वहाँ से वे गायब हो चुकी थी। अब ये देखने के बाद में पेड्रो को अपने बेटे की टेंशन होने लग जाती है और तो और उसका बड़ा बेटा भी कार के अंदर लॉक हो गया था। वे उसको खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ना खोल पाने की वजह से वे कार के ग्लास को तोड़कर अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर मिर्था आ जाती है। वे उसके बड़े बेटे को देखकर समझ जाती है कि यह भी परजस्त हो चुका है। वो पेड्रो के भाई को बताती है कि ईविल उसके अंदर घुस चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा बच्चा है जो चुप रहता है और बोलता नहीं। इसी वजह से ईविल उसके दिमाग का कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब ये देखने के बाद में मिर्था अपने रिचुअल के सामान को इकट्ठा करने लग जाती है और कहती है कि हमें सबसे पहले उस रोटन को खत्म करना पड़ेगा। जिस पर पेड्रो को भाई कहता है कि मेरे हिसाब से रोटन मारा जा चुका होगा। तभी तो वह ईविल एक के बाद एक को परजस्ट करता ही जा रहा है। तभी मिर्था कहती है कि नहीं, यह चीज ऐसे काम नहीं करती और कहती है कि यह सभी काम एक बच्चे के पैदा होने के लिए हो रही है। इस पर पेड्रो को भाई कहता है कि लेकिन हमने तो रोटन की बॉडी को एक स्कूल के बाहर फेंक के आ गए। इस पर मिर्था कहती है कि ये तुमने सबसे गलत काम किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। पेड्रो कहता है कि उस वक्त हमारे पास में कोई भी चारा नहीं था, ऐसा करने के लिए हमें जमींदार ने बनाया था और मजबूरन हमें ये काम करना पड़ा। इसके बाद में पेड्रो और मिर्था रोटन की बॉडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पर पेड्रो को भाई अपने भाभी को ढूंढने के लिए। वहीं पर रास्ते में मिर्था कहती है कि हमें जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है वो ईविल इसी चीज का इस्तेमाल करके हमें और ज्यादा डराता है, इसलिए तो तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे बच्चे को उठा के ले गई क्योंकि तुम्हें अपने बेटे की बहुत ही परवाह थी, उसकी फिक्र थी। आओ इसके बाद में वह अपनी कहानी सुनाती है कि मेरा हस्बैंड एक लालची इंसान हुआ करता था। वो चर्च के नाम पे लोगों के साथ में फ्रॉड किया करता था। वो एक्ट्रेस को अपने काम पे रखा करता था और इनसे ईविल और रोटन की एक्टिंग करवाया करता था। लेकिन इसी बीच एक दिन प्रदर्शन सच में आ गया। उसके बाद से उन्होंने ये काम छोड़ दिया और उन्होंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको बुरी शक्तियों पे यकीन हो गया था कि वो सच में होते हैं और उनको डर भी लगने लग गया था। लेकिन एक दिन मेरा हस्बैंड क्लीनिंग पर जाने के बाद में कभी भी लौट के वापस नहीं आया। आप ईविल से दूर भी भाग सकते हो, कि इतना दूर कि आपको भी पता ना हो कि आप कहां पर आ गई, जैसे कि मैंने किया। हर चीज छोड़कर अपने घर से भाग गई। वहीं पर हम मार्नी के घर में पेड्रो के बेटे को देख पाते हैं, जो अपनी दादी माँ के पास में आकर कहता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, जो कि काफी अजीब बात है। फिर वहीं पर हम पेड्रो के भाई को देख पाते हैं जो रास्ते में जा रहा होता है। तभी उसको पेड्रो की एक्स वाइफ दिखाई देती है जो जा रही होती है अपने बेटे को लेकर, जो
जो कि पूरी तरह से परजस हो चुकी थी और अपने छोटे बेटे की गर्दन तोड़कर उसे खा रही थी। अब ये देखने के बाद में पेड्रो को भाई एकदम से सहम सा जाता है और गुस्से में आके पेड्रो को भाई पेड्रो की एक्स वाइफ को टक्कर मार देता है, जिस वजह से उसकी गाड़ी एक पेड़ के अंदर टकरा जाती है और उसका भाई घायल हो जाता है। वहीं पर हम पेड्रो और मिर्था को देख पाते हैं जो रोटन को ढूंढते हुए उस स्कूल के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी गिरी थी। और वैसे भी ईविल को बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। फिर पूरे स्कूल में छानबीन करने पर उनको बच्चे दिखाई देते हैं जो अपने बेंच के ऊपर एकदम स्टिल बैठे हुए थे, जो कि काफी अजीब था। अब ये देखने के बाद में मार्नी पेड्रो को चुप कराती है क्योंकि वे समझ गई थी कि इनके ऊपर ईविल ने परजस कर लिया है, इसलिए अब ये पूरे स्कूल में छानबीन करने लग जाते हैं। तभी उनको एक स्टेज के नीचे बहुत सारी लाश मिलती है जिनको बच्चों ने ही मारा है और यहाँ पे छुपा दिया है और उन्हीं के बीच में वह रोटन भी मौजूद था। इसके बाद में मिर्था रोटन को मारने के लिए अपने सामान को बाहर निकालने लग जाती है और असेंबल करने लग जाती है। वहीं पर पेड्रो रोटन की बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भारी भरकम शरीर होने की वजह से वह उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वह स्टेज को तोड़ने के लिए डिसाइड करता है। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है जो पेड्रो को बताती है कि ऑफिस के अंदर एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, शायद वे तुम्हारी हेल्प कर सकती है। लेकिन मिर्था उसको यहाँ से जाने को मना करती है और कहती है कि ये इनकी चाल है, तुम इनकी बातों में मत आना। लेकिन पेड्रो उसकी बात को नहीं सुनता और ऑफिस के अंदर भागा भागा जाता है। वहाँ पे जाने के बाद में उसको कुल्हाड़ी भी नहीं मिलती। तभी उसको मिर्था की चिल्लाने की आवाज आती है। अब पेड्रो बाहर आके जैसे चेक करता है एकदम से दंग रह जाता है क्योंकि बच्चों ने मिर्था को जहाँ से मार दिया था उसको उसकी बात को मान लेना था। अब गुस्से में आकर पेड्रो गेट को तोड़कर अंदर चले जाता है और एक हथियार को उठाकर रोटन को जान से मार डालता है। इसके बाद में पेड्रो को लग रहा था कि अब सब कुछ सच में सही हो गया है, लेकिन ये एविल का खात्मा नहीं बल्कि अभी इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि ये एविल चाहता तो ऐसी था कि ये जिस्म खत्म हो जाए और वे आजाद हो पाए और अब उसका यह काम पूरा हो चुका था, इसलिए वे अब पैदा होकर बाहर आता है और पेड्रो के सिर पे हाथ फेरता है क्योंकि उसी ने उसकी हेल्प की थी पैदा होने के लिए और अब वह बाहर की दुनिया में चला जाता है तबाही मचाने के लिए। फिर इसके बाद में पेड्रो उसका भाई घर पे आ जाते हैं जहाँ पर दोनों भाई गले मिलकर रोने लग जाते हैं क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता था। तभी पेड्रो को भाई को याद आती है कि उन्होंने रोटन के भाई को छुपा दिया था। अब उससे बात करने पे उन्हें पता चलता है कि उसको एक आवाज सुनाई दी थी कि उस क्लीनर को जान से मार कर खा जाओ, यानी कि जो शुरुआत में उनको लाश मिली थी वह रोटन के भाई ने उसको मार दी थी और खा गया था। इस पर वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी माँ का क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि जो तुम्हारी माँ के साथ में हुआ वो हुआ। वहीं पे पेड्रो अपने बेटे को आइसक्रीम खाने को देखकर वहाँ से नहाने चला जाता है और वे देखकर काफी हैरान रह जाता है कि उसका निशान अभी तक नहीं गया जो इस ईविल ने उसको दी थी। फिर कुछ टाइम बाद में पेड्रो के बेटे को आइसक्रीम खाते खाते उसके गले में कुछ फंस जाता है और देखते देखते उसके मुंह से खून और पानी निकलने लग जाता है। अब ये देखकर पेड्रो उसके मुंह को साफ करने लग जाता है। वो देखता है कि उसके मुंह से उसकी माँ की लोकेट निकल रही है और काफी सारे बालें निकल रही है, जाने की उसने अपनी दादी माँ को ही मार के खा गया। अब ये देखने के बाद में पेड्रो के होश उड़ जाते हैं और वे खुद को संभालता हुआ बाहर आ जाता है और इसी भयानक एंडिंग के साथ में ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।